तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप मैं थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि मैथ्स की प्रैक्टिस सेट अब शुरू हो चुकी है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए, अक्टूबर महीने में शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और वर्ग 3 इसका जो तिथि है, एग्जाम का तिथि, वो आ चुका है। इसका मतलब है कि संभावित तिथि है अक्टूबर महीने में इसकी जो है एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। तो दोस्तों, इसमें मैथ्स का सिलेबस भी रखा गया है। अब देखिए, 2023 के सिलेबस को आधार मानकर मैंने ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, क्योंकि नए सिलेबस के आने का अगर हम वेट करते रहें तो हमारा टाइम ऐसे ही निकलते जाएगा। और ये संभावना भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा यही सिलेबस रिपीट होगा। थोड़ा बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा इसमें ऐड की जाएंगी, वो बाद में हम पढ़ लेंगे, लेकिन तब तक तो हमको प्रैक्टिस करनी ही होगी। साथ ही साथ अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे ASI भर्ती, SI भर्ती या व्यापम के किसी भी एग्जाम जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो देखिए वर्तमान पैटर्न के आधार पर ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसमें कूट आधारित प्रश्न, सही जोड़ी वाले प्रश्न, फॉर्मूले से प्रश्न, यहाँ पर से प्रश्न बनते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर स्टूडेंट्स को दिक्कत में डालते हैं। तो इसी को आधार मानकर मैंने ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, और ये तब तक चलेगी जब तक कि आपका टीचर भर्ती का एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम जो आप दिला रहे हैं वो कंप्लीट ना हो जाए। और मैं गारंटी लेता हूँ इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। और मैं आपको बता दूं, इसकी फ्री PDF अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पर आप PDF देख पा रहे होंगे, जो कि ऑफिशियल PDF जैसा ही है। मैंने यहाँ पर आपके लिए बहुत मेहनत की है। तो आपका मेहनत सिर्फ इतना होगा कि आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में लिखिएगा शानदार, तब जब वीडियो आपको पसंद आए। तो देखिए, इस प्रकार से 20 प्रश्न मैंने लिए हैं। प्रश्नों का पैटर्न आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, देखिए कूट वाले प्रश्न है, सही जोड़ी वाले प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल 20 प्रश्न होंगे। इसको आपको मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलना है, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस मेरी नहीं आपकी हो रही है। ठीक है, तो चलिए भाई देख लेते हैं। जूम करता हूँ, इसको सॉल्व करते जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसको ट्रिक के माध्यम से ही ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। चलिए तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 3 का घात x-1 प्लस 3 का घात x+1 है और बराबर 30 है, तो x का मान निकालना है। तो मैं बेसिक से भी बताता हूँ और आपको ट्रिक से भी बताता हूँ। तो देखिए, अगर ये इस प्रकार है तो 3 का घात x-1 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 3 का घात, तो मैं पतला करता हूँ थोड़ा, 3 का घात x बता 3 का घात 1, ये सर्वसमीकरण वाले सूत्र से है, प्लस इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 3 का घात x, यहाँ पर धन है तो ये क्या हो जाएगा? गुणा 3 का घात 1। ये तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो ये आपको मैं एक बार बता देता हूँ। यदि a का घात m माइनस n है तो ये हो जाता है a का पावर m बटा a का पावर n। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यदि a का पावर m प्लस n है तो ये हो जाता है a का पावर m इंटू a का पावर n। यही से मैंने इसको सॉल्व किया। ये बेसिक चीजें तो आपको पता होनी ही चाहिए। अब देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? 3x निकल गया, तो बचा क्या? 1/3 प्लस 3x तो निकल गया यहाँ पर, ये बचा ये। ठीक है, अब बराबर में क्या बचा था भाई? बराबर में 30 था, 30। ठीक है, अब हो जाएगा ये 3x, सॉल्व कीजिए भाई। 3 तिया 9, 9 और 1 10, 10/3 बराबर 30। ठीक है, तो यहाँ पर से 1 0 और 1 0 यहाँ पर से कट गया, फिर 3 इधर आके कितना हो जाएगा? 3 तिया 9। चलिए भाई सॉल्व कीजिए। देखिए, इस प्रकार से आपको फास्ट सॉल्व करना है, बच्चे वाला नहीं, पक्षांतर करके। तो 3 इधर आ गया तो कितना हो जाएगा? 9, और ये हो जाएगा 3 का घात x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का घात, तो 3 तिया 9 होता है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 का घात 2। अब देखिए, x की तुलना कर दीजिए, आधार समान है तो घातों को तुलना कर दीजिए, तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा, तो x का मान हमको मिल गया। तो ये बेसिक मेथड था। हमको क्या इतना लंबा जाना है? नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? ट्रिक से जाना है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है जल्दी से जल्दी बन पाए। तो ट्रिक से जाना है तो एक बहुत ही शानदार मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ऑप्शन मेथड। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्नों को अगर सॉल्व करना है आपको, तो आपको जाना होगा ऑप्शन के थ्रू, है ना? इतना लंबा आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो एक एक करके हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। हमको x का मान यहाँ पर से निकालना है,
तो दोस्तों x का मान हम एक एक करके यहाँ पर से लेते जाते हैं और इस समीकरण में रखते जाते हैं। अगर इस समीकरण का मान 30 के बराबर आ गया तो x का मान वही होगा। ठीक है, तो चलिए x बराबर पहले रखते हैं 1। चलिए रखिए, तो 3 x बराबर 1 रखिए तो कितना हो जाएगा 3 का घात 1 माइनस 1 प्लस 3 का घात 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 का घात 0 प्लस 3 का घात 2। तो 3 का घात 0 बराबर होता है 1 प्लस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, तो ये हो गया भाई 10। तो हमको लाना था 30 लेकिन आया तो 10, तो x बराबर 1 यहाँ पर तो नहीं होगा। अब हम चलते हैं x बराबर दूसरे ऑप्शन में b, तो 2 में। ठीक है, तो x बराबर 2 अगर हम रख देते हैं तो 3 x का मान 2 रखिए तो यहाँ पर 2 माइनस 1 प्लस 3 x का मान 2 रखिए 2 प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 3, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई 1, 3 का घात 1 धन 3 का घात ये क्या हो जाएगा 2 और 1 3। सॉल्व कीजिए, तो 3 प्लस 3 का घात 3 का मान कितना होता है 27, तो हमारा आंसर हो जाएगा 30। तो दोस्तों यहाँ पर 30 हमारा आ गया। जब हमने x बराबर 2 रखा तो हमें आगे और चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन मेथड से ये क्या है बहुत ही ज्यादा इजी जाता है और जल्दी बनता है। आप दोनों मेथड से इजीली बना सकते हैं जिसमें आपको सुविधा हो। मैंने 2 मेथड यहाँ पर बता रखे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 5000 है। यदि यह प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। इससे देखिए 10% का मान कितना है, 10% का मतलब क्या होता है ये सबसे पहले आप जानिए। तो 10% को मैं लिखूंगा 10 बटा, तो साधारण भिन्न में जब मैंने चेंज किया तो ये 0 और 0 कटा, ये बन गया 1 बटा 10। तो देखिए 10% बढ़ रही है, मतलब हर साल 10 में से 1 की वृद्धि हो रही है। तो हर साल वो क्या हो जा रहा है 10 से क्या हो जा रहा है, देखिए 1 वृद्धि हुई तो क्या हो जा रहा है 11। तो हर साल वो क्या हो जा रहा है 10 से 11 हो जा रहा है। तो 2 वर्ष बाद गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या देखिए वर्तमान जनसंख्या कितनी है 5000 है। तो देखिए 1 साल में वो जनसंख्या क्या हो जा रही है 10 से 11, तो क्या हो जा रही है 11 बटा 10। और फिर दूसरे साल में भी क्या हो जाएगी 11 बटा 10। तो इस प्रकार से उसकी वृद्धि हो रही है। तो 2 वर्ष बाद आपके गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी, यही तो हमसे पूछा गया था। तो बस काट दीजिए भाई, ये 0 और ये 0, ये 0 और ये 0 कट गया। तो 11 का गुणा 11 से कीजिए तो कितना हो जाएगा 121, और उसका गुणा 50 से कीजिए तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 5 एकम 5 और 1 6, तो 6050 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं, आपको बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है यहाँ पर और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सही जोड़ी मिलाओ से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए सूची 1 में कोण के प्रकार दिए हुए हैं और सूची 2 में माप सीमा दी गई है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण और प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, यहाँ पर से आपको मिलाते चलना। तो चलिए एक एक करके हम मिलाते चलते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में पहले ही दे दीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं न्यून कोण। तो यहाँ पर अगर हम देखूं कि न्यून कोण का मतलब क्या होता है, तो जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है वो क्या होता है न्यून कोण, यही तो उसकी परिभाषा है। तो देखिए दोस्तों न्यून कोण यहाँ पर से कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर आई का क्यूब, जिसका मान 90 डिग्री से कम। अधिक कोण, अधिक कोण किसे कहते हैं, जिसका मान जो है वो 90 डिग्री, सॉरी इसका मान 90 डिग्री से तो अधिक होता है। ठीक है, ये थीटा मान लेता हूं मैं कोण को, लेकिन 180 डिग्री से कम होता है। ठीक है, 90 डिग्री से जिसका मान अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं अधिक कोण कहते हैं। तो यहां पर होता है हमारा आंसर हो जाएगा दूसरे का एस। अब देखिए ऋजु कोण, ऋजु कोण होता है एक सीधी लाइन का कोण। ठीक है, तो ऋजु लाइन बोलते हैं ना, ऋजु सीधी लाइन,
तो इसका एंगल कितना होता है दोस्तों, सीधा 180 डिग्री। एक सरल रेखा कितना अंश का कोण बनाता है, तो 180 डिग्री का। तो यहाँ पर सीधा ऋजु कोण का क्या हो जाएगा, ठीक 180 डिग्री। और वहीं प्रतिवर्ती कोण, तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, देखिए इसका सीमा होता है 180 डिग्री से 360 डिग्री। तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा जिसका मान 180 डिग्री से अधिक होता है लेकिन 360 डिग्री से कम होता है, ये होता है प्रतिवर्ती कोण। तो चौथा का हो जाएगा, देखिए बताइए इस ऑप्शन में से मिलाकर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसी प्रकार से वर्तमान में प्रश्न पूछे जा रहे हैं जहां पर आपका कॉन्सेप्ट देखा जाता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वृत्त से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 है वृत्त से संबंधित। तो वृत्त के सर्कल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले बोला गया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है। दूसरा है अर्धवृत्त में बना कोण सदैव न्यून कोण होता है। तीसरा है एक ही वृत्त खंड में बने कोण आपस में समान होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पहला देखते हैं, बताइए कौन सा सही है, आंसर दीजिएगा आप। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है। तो देखिए जीवा का मतलब क्या होता है, तो वृत्त के एक केंद्र से दूसरे केंद्र को मिलाने वाली, एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा। ये एक बिंदु है, ये एक दूसरा बिंदु है, इन दोनों को मैंने मिलाया तो ये वृत्त की जीवा हो गई। जैसे मैंने ये एक बिंदु लिया और ये एक बिंदु लिया, इन दोनों को मैंने मिलाया तो ये वृत्त की जीवा हो गई। तो इस प्रकार से दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ही क्या है, जीवा है। तो हमको पूछा गया है सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है। तो देखिए अगर मैं सबसे बड़ी जीवा की बात करूं ना, तो कौन सा होगा, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। तो ये देखिए ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक अगर मैं बोलूं तो ये जो रेखा है जो वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, ये वाली रेखा है जो वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, ये वाली रेखा है जो वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, ये सभी जीवाएं होती हैं वृत्त का व्यास। और वृत्त का व्यास का जो सूत्र होता है क्या होता है, अरे भाई वृत्त के व्यास का ही मत सूत्र होता है क्या, ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए वही तो जीवा कहलाती है। और इसका कहने का मतलब भी यही था कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है, हर क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आपको रट लेना है, ठीक है। समझ तो आपने लिया ही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 ये तो पूरा सही है, 100% सही। अब देखिए दूसरे में बोल रहा है अर्धवृत्त में बना कोण सदैव न्यून कोण होता है। तो देखिए जैसे ये वृत्त है, इसको मैंने बीच से बांटा तो ये क्या बन गया, अर्धवृत्त। अब इस पर मैं कोई भी कोण बनाता हूं ना, तो ये सदैव क्या बोल रहा है, न्यून कोण बोल रहा है। इसका मतलब 90 डिग्री से कम हो, ऐसा बोल रहा है। तो दोस्तों ये पूर्णतः गलत है, क्योंकि अर्धवृत्त पे आप जैसे ये कोण बनाए, ये देखिए ये एक कोण बन गया, ठीक है, तो ये हमेशा कितने डिग्री का बनेगा, तो ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, अर्थात सम कोण बनाता है। तो दोस्तों अर्धवृत्त पर बना कोण सदैव सम कोण होता है, न कि न्यून कोण होता है, ये आपको याद रखना है। तीसरा देखते हैं, एक ही वृत्त खंड में बने कोण आपस में समान होते हैं। तो जैसे मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, अब यहां से वृत्त खंड मैंने देखा तो ये एक वृत्त खंड है। अब वृत्त खंड से, इस वृत्त खंड से ए भी वृत्त खंड है, यहां से मैंने एक कोण बनाया ए बी और बी, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से एक और मैं वृत्त खंड बना लेता हूं, यहां बी से लेकर बी डी, यहां पर जो इस कोण का मान होगा ना, वही मान इस कोण का भी होगा। तो कोण डी बराबर कोण सी होगा, क्योंकि ये दोनों ही कोण एक ही वृत्तखंड पर बने, ये थ्योरम है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 भी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो जैसे ये 60 डिग्री का है ना, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का ही होगा, क्योंकि ये दोनों ही एक ही वृत्तखंड पर बने हुए हैं। तो दोस्तों 1 और 3 सही है, लेकिन 2 गलत है। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। इन चीजों को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। समांतर श्रेणी से प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न में दिया है समांतर श्रेणी एपी, दिया है 10 7 4 डेड का 30वां पद ज्ञात करना है, सीधा 30वां पद, ठीक है।
तो इसके लिए समांतर श्रेणी को निकालने के लिए सबसे बेहतर सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है Tn, ठीक है, बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 t। यहाँ पर a होता है प्रथम पद, n होता है जिस पद का मान निकालने वाले हैं, t होता है सर्वांतर। अब सर्वांतर अगर d निकालना है ना, हमको क्या करना होगा? द्वितीय पद को प्रथम पद से माइनस करना, तो सेकेंड पद को माइनस करना होगा फर्स्ट पद, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, बस सूत्र में हमको मान रखना। तो t कौन सा पद निकालना है हमको? 30वां पद निकालना है, तो t 30 हो गया। a बराबर यहाँ पर क्या दिया है? जो प्रथम पद होता है उसे ही a कहते हैं। देखिए यहाँ पर a क्या है? 10, ये 10 हो गया, प्लस n का मान कितना है? 30, क्योंकि 30वां पद हमको निकालना है, माइनस 1, और d का मान कितना हो जाएगा? तो देखिए द्वितीय पद को पहले पद से माइनस करना है, तो द्वितीय पद क्या है? 7, और पहला पद क्या है? 10। तो हमको 7 में से 10 को घटाना है, ना कि 10 में से 7 को। तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो कितना? 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? ऋण 3 आएगा। तो -3 को आपको नहीं बोलना है। तो ये कितना आया भैया? -3, ठीक है, तो -3, ठीक है। चलिए अब सॉल्व कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 29 इंटू -3, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कीजिए, तो 29 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9 9 27, 2 3 दूनी 6 और 2 87, और ये हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस का माइनस होता है। अब 10 में से 87 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -77, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होना चाहिए कि प्लस माइनस का माइनस होता है, माइनस माइनस का प्लस होता है। ये बेसिक चीज अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट में लिखिए कि हाँ सर नहीं पता, हम क्या करेंगे, इसके लिए भी सेपरेट वीडियो लाएंगे। तो देखिए बार बार कमेंट बस मत करना क्या यार इतना इजी क्वेश्चन क्यों ला रहे हो। देखिए इजी इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आपका बेस बनाना है। धीरे धीरे करके हम उस लेवल तक जाएंगे जहां पर इतने भी कठिन प्रश्न आपसे पूछे जाए आपसे बन जाए, ठीक है। चलिए इतने में ही बता दो कि 20 में से 20 कितने का बना, है ना। चलिए तो क्वेश्चन 6 है, नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, उसको बताना है। देखिए अभी कथन दिया है व्यंजक x प्लस वाई का होल स्क्वायर का प्रसार होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। कारण दिया है यह एक सर्व समीका है जो चर के सभी मानों के लिए सत्य। बताइए कौन सा सत्य है, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वर्तमान में। तो देखिए सबसे पहले अभी कथन को हम देखें तो यहां पर दिया है x प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको हम ये भी तो याद कर सकते हैं, x के जगह में a, y के जगह में b, क्योंकि बार बार आपने इसी को पढ़ा होगा। और इसका मान a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान आपको भी पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक सर्व समीका है, ये हर किसी को याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसी का विस्तार है, a प्लस बी का विस्तार ही होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये अभिकथन तो 110% सही है। आप x और y के जगह में a और b भी रख सकते, कुछ भी रख सकते हैं, ये सर्व समीका हर जगह सत्य है। अब कारण देखते हैं, तो यह एक सर्व समीका है जो चर के सभी मानों के लिए सत्य है। तो दोस्तों आपको भी पता होगा कि जी हाँ ये 110% एक सर्व समीका ही है। देखिए सर्व समीका का मतलब क्या होता है कि देखिए अगर हम x और y का मान, इसमें से x और y का मान आप कुछ भी ले लो, कुछ भी रख लो, जैसे x बराबर 3 रख लिया, y बराबर 2 रख लिया, और यहां पर आप इसका मान रखिए, दोनों पक्षों में मान रखिए, तो हमेशा दोनों पक्ष बराबर रहेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। मैं x बराबर 3 और y बराबर 2 मान के इसको सॉल्व कर, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 गुणित 3 गुणित 2, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कीजिए, 3 2 5, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा 12 और 4 16, 16 और 9 25। देख सकते हैं आप सर्व समीका में कोई भी मान आप रखेंगे दोनों पक्ष हमेशा बराबर होंगे, इसीलिए तो इसी का तो विस्तार है। तो दोस्तों ये भी पूर्णतः सत्य है। और देखिए
यह सर्वसमिका है, इसीलिए इसका विस्तार इस प्रकार से हुआ है। तो जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ये तो हर कोई बना लेता है ना, साधारण ब्याज से प्रश्न है। तो देखिए यदि 5000 देखिए यदि 5000 की राशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज मैं आपको बता दूं कि ये हर वर्ष सेम ही रहता है। जैसे पहले वर्ष अगर ब्याज लग रहा है 5% की दर पर ब्याज लगा रहा है, मतलब 100 रुपये आप लगा रहे हैं, है ना। दूसरे वर्ष भी आपको ब्याज के रूप में कितना देना होगा, 100 रुपये ही देना होगा, क्योंकि वे हमेशा साधारण ब्याज हमेशा सेम होता है। तो देखिए साधारण ब्याज निकालने के लिए यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है, ये होता है P इंटू आर इंटू P बाई 100। ये SI का सूत्र होता है, सिंपल इंटरेस्ट का, जहां पर P क्या होता है, मूलधन, R होता है दर, T होता है समय। तो यहाँ पर आप मान रखिए सीधा साधारण ब्याज की गणना कर सकते हैं। अब इसका आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स पर देना होगा। अगर ये भी नहीं देते इसका मतलब आपकी तैयारी की, है ना, तैयारी को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, मतलब आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। बस आपको मान रखना है और मेरे को आंसर बताना। चलिए प्रश्न 8 है। तो क्षेत्रमिति के सिद्धांतों के आधार पर परीक्षण करना है आपको। ठीक है, तो कथन 1 है, एक घन का आयतन उसकी भुजा के घन के बराबर होता है। कथन 2 है, बेलन का वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बताना है कौन सा सही है या कौन सा गलत। देखिए आपका ऑफिशियल सिलेबस जो कि 2023 का सिलेबस है ना, उसी को आधार मानकर इस प्रकार से प्रश्न मैंने बनाया। ठीक है, तो इस चीज में डाउट तो मत रखिएगा कि ये हमारे सिलेबस से बाहर है। जी हाँ, ये पूरे सिलेबस के अंदर ही है। ठीक है, देखिए कथन 1 है, एक घन का आयतन उसकी भुजा के घन के बराबर होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, घन की भुजा जैसे ए मानो, तो अगर मैं इसका आयतन निकालूं ना, तो ये सीधा इसका सूत्र होता है। अगर मैं इसका आयतन निकालूं तो ये होता है ए गुणित, मतलब 3 बार उसकी भुजा का गुणा, इसका मतलब होता है भुजा का क्यूब, इसको बोलते हैं भुजा का। तो अगर आपको घन का आयतन निकालना है तो सीधा आपको फॉर्मूला में मान रखना होगा भुजा का क्यूब। तो ये हमेशा ये 110% सही है। दूसरा देखते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर एच हो। तो दोस्तों ये पूर्णतः गलत है। दोस्तों बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है जिसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच, जबकि जो पाई आर स्क्वायर एच है ये बेलन का वॉल्यूम यानी आयतन का सूत्र है। बेलन का आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। देखिए वर्तमान में फॉर्मूले से ही प्रश्न ज्यादा से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा हो जाएगा कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 यहाँ पर गलत है। तो किसमें, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। प्रश्न नंबर 9, समीकरण 5x ऋण 7 बराबर 3x धन 9 में x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेसिक सा इजी क्वेश्चन है। ऐसा नहीं होता कि 20 में से 20 क्वेश्चन यहाँ पर टफ दे दिया जाए, ऐसा भी तो नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें 5 सरल होते हैं, 5 मध्य लेवल के होते हैं, 5 कठोर होते हैं और 5 जो होते हैं अत्यंत कठोर होते हैं। तो इसी आधार पर मैंने इस प्रैक्टिस सेट को बनाया है। तो इसको आंसर आप 110% दे सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है। एक्स का मान आपको सिर्फ 75 करके निकाल के देना है, तो इसका आंसर आप देंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न 10 में आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। ठीक है, तो बताइए भाई, यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया है, यहाँ पर संबंधित सूत्र और नियम दिया है, आपको मिलाते चलना। चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिश्र धन आपको निकालना है, AM इंटू AN का मान निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है और साधारण ब्याज की दर। तो सबसे पहले अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिश्र धन, A मतलब होता है मिश्र धन, ठीक है, इसकी गणना करूं तो सीधा सूत्र होता है हमारा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर N। यहाँ पर P मूलधन होता है, R दर होता है और N समय। तो यहाँ पर हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सीधा मिश्र धन का सूत्र P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर N। अब आते हैं A का पावर M इंटू A का पावर N। ये मैंने शुरुआत में ही बता दिया है कि यदि आधार समान है और बीच में गुणा का साइन है तो घातांक क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर सीधा दिया है दूसरे का, ठीक है,
लाभ प्रतिशत, अगर लाभ प्रतिशत बोल दे या हानि प्रतिशत भी आपको निकालना है तो हमेशा आपको याद रखना है वो हमेशा क्रय मूल्य पे निकलेगा। तो सीपी हमारा हमेशा क्या हो जाएगा, नीचे रहेगा क्रय मूल्य। और लाभ प्रतिशत अगर निकालना है तो ऊपर में क्या हो जाएगा, लाभ। ठीक है, ये पी परसेंट निकालना है हमको, तो ऊपर में लाभ बटा क्रय मूल्य गुणित 100 हो जाएगा। ठीक है, यदि उसी प्रकार से आपको लॉस परसेंट मतलब हानि परसेंट निकालना है, ठीक है, तो हमारा ऊपर में हो जाएगा हानि, और हमेशा कुछ लाभ निकाल लो या हानि निकाल लो, हमेशा क्रय मूल्य को ही आधार मान के निकालना चाहिए। तो क्रय मूल्य हमेशा नीचे में रहेगा इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर हमको प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है, तो ये हो जाएगा लाभ बटा क्रय मूल्य गुणित 100। तो ये हो जाएगा तीसरा का एस। और साधारण ब्याज दर अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर आपको दर के बारे में पूछा गया है। तो अगर आपको ब्याज दर निकालना है, जैसे मुझे निकालना है कि मैं 100 रुपए का ब्याज देता हूँ, 100 रुपए का ब्याज देता हूँ और मूलधन है 1000 रुपये, इसका मतलब मैंने 1000 रुपया लिया किसी से और 100 रुपए का हर साल ब्याज दे रहा है। तो बताइए आप किस रेट पर उधार लिए हो। तो इसको निकालने के लिए सीधा सा सूत्र है, जो ब्याज होता है ना उसको ऊपर लिखिए, जितना मूलधन है तो नीचे लिखिए। ठीक है, और उसको 100 से आपका क्या निकल जाएगा, दर का परसेंट, रेट का परसेंट निकल जाएगा। तो चलिए इसको काटिए, तो 1 2 1 2 3 3, इसका मतलब मैंने 10% के रूप में क्या लिया है, ब्याज लिया। तो हमेशा यहाँ पर होता है जो इंटरेस्ट ऊपर में होता है, इंटरेस्ट ऊपर में, नीचे में होता है हमारा मूलधन, है ना, प्रिंसिपल इंटू 100, ये हमारा आर का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए आई बराबर ब्याज और सी बराबर मूलधन गुणित 100, यही होना है हमारा साधारण ब्याज का। ठीक है, इसलिए आप निकाल पाएंगे। तो इसका आंसर आप बताएंगे मिलाकर। चलिए बताइए जल्दी से। चलिए प्रश्न 11 में आते हैं। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी 20 मिनट में तय करता है। यदि वह उसी दूरी को 15 मिनट में तय करना चाहे तो उसकी चाल क्या होगी। देखिए चाल, समय और दूरी से प्रश्न आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर मैंने इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ा होता तो मैंने समझा है क्या कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी, देखिए दूरी नहीं दिया गया है, सीधा बोल दिया गया है एक निश्चित दूरी कितना 20 मिनट में तय करता है। यदि वह उसी दूरी को, इसी दूरी को, देखिए ये दूरी है ना, उसी का मान है ये दूरी, 15 मिनट में तय करता है, तो उसकी चाल क्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज यहाँ पर मुझे ये मिल गई कि दोनों कंडीशन में दूरी क्या है, बराबर है। दूरी क्या है, बराबर है। अब देखिए आपको पता ही है चाल बराबर क्या होता है भाई, चाल एस बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी को दर्शाते हैं डी से, समय को दर्शाते हैं टी से। तो अगर मुझे दूरी निकालनी होगी, डी निकालनी होगी, तो मेरा सूत्र हो जाएगा चाल गुणा समय, एस इंटू टी हो जाएगा, डी मुझे मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले कंडीशन में मैं ये पहला कंडीशन में मान लेता हूं ये चाल है S1, तो S1 इंटू T1, ये इंटू क्यों किया, क्योंकि D बराबर होता है S1 इंटू T1। और वहीं दूसरे कंडीशन में हमको निकालना है S2 इंटू T2। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि दोनों कंडीशन में दूरी बराबर है, इसीलिए ये दोनों फॉर्मूले भी तो बराबर होंगे, है ना, जिसमें दूसरे कंडीशन में अलग चाल का यूज किया गया है और अलग समय का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों अगर D बराबर ये फॉर्मूला, D बराबर ये फॉर्मूला, तो दोस्तों ये दोनों भी तो बराबर होंगे। तो सीधा हमको निकालना है S1 इंटू T1 बराबर S2 इंटू T2। देखिए आपको ये बस याद करना था, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट समझने के लिए बताया, ठीक है, बस आपको यहां से शुरू करना था हल कर। तो देखिए यहां पर दिया है एक व्यक्ति, पहले ये S1 है पहला चाल, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर, उससे कितने समय में, T1 समय में, तो कितना हो जाएगा 20 मिनट। यदि वह उसी दूरी को 15 मिनट, ये हो जाएगा T2, तो हमको निकालना है उसकी अलग चाल, दूसरी चाल, ये हो जाएगा हमारा S2। तो हमको सबका मान पता है, सीधा हम यहाँ पर मान रखते जाते हैं। तो S1 बराबर कितना है
12, t1 बराबर कितना है 20 बराबर, तो देखिए यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पर मिनट है, तो मिनट को हम घंटा में चेंज कर सकते हैं, लेकिन बटे में हमको 60 लिखना पड़ेगा। वहीं क्यों नहीं चेंज किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर भी 15 मिनट है, क्योंकि दोनों साइड 15 मिनट है, तो यहाँ पर बटे में 60 कर जाएंगे। चलिए आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं 20/60, ये घंटा में चेंज हो गया। ठीक है, अब फिर S2 हमको निकालना है, इनटू T2 कितना दिया है 15 मिनट, मिनट को घंटे में चेंज कीजिए तो 60। ठीक है, मैं क्यों नहीं लिख रहा था, क्योंकि यहां पर से सीधा वो कट जाता। देखिए इधर से 60 इधर से 60 कट गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा, S2 का मान हमको निकालना है, तो S2 बराबर हो जाएगा 12 × 20 या 15। चलिए सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 5 × 15, 5 चौक 20, 3 1 कम 3, 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी पर करेक्ट होगा। देखिए आपको ये सब चीज समझने के लिए ही मैंने बताया, आपको शुरू तो यहाँ से करना था, तो ये सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड का क्वेश्चन था, यहाँ पर आप बनाते और खसक लेते। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है यदि मैदान का परिमाप 60 मीटर है। इसको क्लियर कर देता हूं, दिया गया है यदि मैदान का परिमाप 60 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल कितना हो। देख सकते हैं भाई, हम मानते हैं, देखिए ये एक आयताकार मैदान, ठीक है, रेक्टेंगल है। प्रश्न अनुसार हम चलते जाते हैं। यदि हमसे बोला गया है कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है, तो माना लंबाई बराबर, सॉरी चौड़ाई मान लेते हैं, माना चौड़ाई बराबर x मान लेते हैं, तो प्रश्नानुसार लंबाई उसकी चौड़ाई से कितनी है, 2 गुनी है। तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, लंबाई हो जाएगी 2 × x, 2x। ठीक है, तो देखिए ये लंबाई अगर x है, ये चौड़ाई अगर x है, तो लंबाई कितनी हो गई। तो हमको दिया गया है यदि मैदान का परिमाप 60 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल क्या हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो देखिए परिमाप निकालना है, तो आयत का परिमाप क्या होता है भाई, परिमाप का सूत्र आयत का ये होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, लंबाई कितना है, लंबाई हमको 2x मिला है ना, प्लस चौड़ाई कितना मिला है, x मिला है, मैंने मान रख दिया। ये हो जाएगा 2 गुणित 3x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x। 6x बराबर हमको दिया गया है, परिमाप का मान कितना मिला, 6x, और हमको पहले से दिया गया है 6x का मान कितना दिया गया है, 60, क्योंकि परिमाप बराबर 60 दिया गया है। 6x बराबर 60 यहाँ पर दिया गया है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60/6, ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो x का मान हमको मिल गया, x का मान मिल गया। x हमने क्या माना था, चौड़ाई, तो हमने यहाँ पर x बराबर 10 हमको मिल गया जो चौड़ाई था, और यहाँ पर लंबाई हमको कितना मिलेगा, तो 2 गुणित 10 रख देंगे, क्योंकि x का मान 10 आया है, तो ये हो जाएगा 10 दूनी। तो हमको मिल गया लंबाई मिल गया 10 और चौड़ाई मिल गया हमको, सॉरी चौड़ाई मिल गया 10 और लंबाई हमको मिल गया। ठीक है, तो देखिए इतना लंबा नहीं जाना था, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको शॉर्ट में बना के बताऊंगा इसको। ठीक है, अब हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है भाई, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई हमको मिल गया है 20, चौड़ाई हमको मिल गया है 10, तो हमारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 200 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो क्या ये हमारे पास इतना लंबा टाइम होगा क्या, नहीं ना, कि एक एक छोटी छोटी चीजों को हम लिख लिख के बनाते जाएं या सॉल्व करते जाएं। मेन खेल टाइम का होता है, तो क्या हमारे पास इतना टाइम होगा, नहीं दोस्तों, तो हमको शॉर्टकट में चलना है। ठीक है, अब बनाता हूं मैं शॉर्टकट कि आपको बनाना कैसे। तो देखिए ये आयत ले लीजिए, और यहाँ पर बोला गया है यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है, इसका मतलब इसको मैं माना x, तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा, 2 गुनी है तो 2x।
अब परिमाप, परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों भुजाओं का योग, या तो आप सीधा सूत्र रख सकते हैं। मेरे को पता है कि किसी भी चीज का परिमाप का सूत्र होता है चारों भुजाओं का योग। यदि ये 2x है तो ये भी 2x है, ये x है तो ये भी x है, ठीक है। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 2x और 2x 4x, और ये x और ये x कितना हो गया? 6x। तो 6x का मान हमको दिया गया है 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10। x बराबर 10 हमको मिल गया, तो x बराबर 10 मिला, तो बताइए 2x बराबर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए यहीं पर सॉल्व करना होता है इसे, ऐसा नहीं कि सबको लिख के सॉल्व करते जाइएगा। अब क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो बस यहाँ पर मान रख दीजिए, लंबाई हमको मिल गई कितनी? 20, चौड़ाई हमको मिल गई 10, तो सीधा हमारा आंसर आ जाएगा 200। यही हमारा आंसर। तो देखिए कितने छोटे से में 30 सेकंड में नहीं लगेगा आपको बनाने में, यहीं पर से आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आंकड़ों के संग्रह और वर्गीकरण के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, दिया है पहला, देखिए बहुत अच्छे से समझिए ना, बारंबारता से प्रश्न है जो आपके सिलेबस में दिया गया है, ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। देखिए पहला दिया गया है मिलान चिन्ह टेली मार्क्स का उपयोग बारंबारता गिनने के लिए किया जाता है। दूसरा है पांचवी बारंबारता के लिए 4 खड़ी रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है। तीसरा है वर्गीकरण से आंकड़े जटिल हो जाते हैं। बताइए कौन सा आंसर सही है? ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बेसिक क्लियर करता हूं। पहला दिया है मिलान चिन्ह अर्थात टेली मार्क्स का उपयोग बारंबारता गिनने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले टेली मार्क्स का उपयोग हम कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कोई संख्या दी गई है यहाँ पर 3 3 3 2 2 5 5 5 5 4 4 4 4 4, इस प्रकार से आपकी बहुत सारी संख्या व्यवस्थित यहाँ पर से दी गई है। अब यहाँ पर से आपको बारंबारता निकालनी है, तो इसको हमको दर्शाने के लिए कैसे करना होता है? जैसे मैं निकालता हूँ 2 का, ठीक है, 2 का मुझे निकालना है तो मैं क्या दर्शाऊंगा? सबसे पहले 2 कितने बार आए हैं यहाँ पर? देखिए 1 और 2 बार आए, तो 1 और 2 बार आए हैं, तो 2 बार आए हैं तो मैं इसको कितनी लाइन करूंगा? 2 लाइन कर दूंगा। ठीक है, जितनी बार आए हैं उतनी लाइन खींचो। ठीक है, जैसे 3 की बात करते हैं, 3 की बारंबारता, 3 कितने बार आया है? 1 2 3 बार, तो मैं कितनी लाइन खींचूंगा? 3 लाइन खींचूंगा, 1 2 3। तो 2 की बारंबारता 2 है, 3 की बारंबारता 3 है। अब मैं 4 में आता हूं, तो बताइए 4 यहाँ पर कितने बार है? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। तो क्या मैं इस प्रकार से लाइन खींचूंगा? तो नहीं, इसको लाइन खींचने के लिए मुझे देखिए सिर्फ और सिर्फ बारंबारता की जो लाइन होती है ना, ये 4 तक आती है। अब जब 4 से आपको अगर 5 में जाना होता है ना, तो इसको आपको बीच से काटना होता है। तो ये 4 जो है 5 बार है, तो ये हो गया 1 2 3 4 और 5, इस प्रकार से आपको काउंट करना। तो जैसे 5 को मैं बताऊं तो 5 कितने बार है? 4, तो मैं कितनी लाइन खींचूंगा? 1 2 3 और 4। तो इस प्रकार से टेली मार्क्स का उपयोग हम बारंबारता गिनने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये तो पूर्णतः सत्य है। अब दूसरी आती है पांचवी बारंबारता के लिए 4 खड़ी रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है, जो कि मैंने अभी बताया। जैसे 4 5 बार आया है, तो मैंने 4 को इस प्रकार से 1 2 3 4 5 इस प्रकार से नहीं लिखा। मैंने क्या किया? जैसे ही 4 लाइन मैंने खींचा, 1 2 3 और 4, अब जब 5वें की बारी आई तो मैंने क्या किया? इसको बीच से काट दिया, ये कहलाएगा 5। ठीक है, तो दोस्तों ये तो पूर्णतः सत्य है। तीसरा देखते हैं, वर्गीकरण से आंकड़े जटिल हो जाते हैं। तो बताइए दोस्तों, अगर आप किसी चीज का क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब चीजों को अलग अलग वर्गों में बांटते हैं, तो चीजें जटिल होंगी या सरल होंगी? मतलब अगर आप 6 से 14 वर्ष के बच्चों का अलग समूह बना रहे हैं, 14 से 18 वर्ष के समूह के बच्चों का अलग ग्रुप बना रहे हैं, 18 से 22 वर्ष के बच्चों का अलग ग्रुप बना रहे हैं, तो आपको चीजों को समझने में सरलता होगी या कठिनता होगी? ऑब्वियसली ना सरलता होगी। तो क्लासिफिकेशन इसीलिए होता है ताकि हम चीजों को सरल रूप से देख सकें। ये पूर्णतः गलत होगा, तो आपका सरल आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 करेक्ट। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 है, व्यंजक a² - 9b² के गुणनखंड निम्नलिखित में से कौन से हैं? बताइए भाई, सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको बताता हूं। देखिए आपको पता ही होगा कि a² - b², ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा। ये होता है a - b और a + b, होता है ना सर्वसमीका से।
अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर a के जगह में तो a है, लेकिन b के जगह में अगर मैं देखूं 9b का स्क्वायर, तो इसको मैं b के रूप में कन्वर्ट करूंगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a का स्क्वायर माइनस 9 को क्या मैं लिख सकता हूं, 3 का वर्ग, तो ये हो गया b का वर्ग। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a का वर्ग माइनस इसको मैं लिख सकता हूं 3b का होल स्क्वायर। इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पर a के जगह में a आ गया, b के जगह में सीधा हम लेंगे 3b। ठीक है, तो हमारा सूत्र हो जाएगा सर्व समीकरण से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी और a प्लस बी। a के जगह में a रखना है, b के जगह में 3b, तो रख दीजिए a के जगह में a माइनस b के जगह में 3b, और उसी प्रकार से a के जगह में a और 3 के जगह में, तो a माइनस 3b और a प्लस 3b यहाँ पर आंसर होगा। ये है हमारा ऑप्शन नंबर, देखिए a माइनस 3b और a प्लस 3b। ठीक है, तो ये सर्व समीकरण का बेसिक चीजों को तो आपको समझना ही है। चलिए क्वेश्चन 15 में आते हैं। यह है अभिकथन और कारण से प्रश्न है। अभिकथन है, किसी वस्तु पर 10% लाभ और 10% हानि होने पर कुल मिलाकर 1% की हानि होती है। कारण दिया है, क्रमिक परिवर्तन शुद्ध प्रभाव x प्लस वाई अपॉन 100 सूत्र से निकाला जाता है। तो देखिए, सबसे पहले चीज तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर अगर किसी वस्तु पर 10% लाभ और 10% की हानि होती है ना, तो कुल मिलाकर 1% की हानि होती है कि नहीं, ये देखना है आपको। तो कारण में अगर मैं देखूं तो एक मुझे सूत्र यहाँ पर देखने को मिल रहा है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। तो इसी सूत्र से जब आपको एक में लाभ एक में हानि हुई है ना, तो इसी सूत्र से आपको बस मान रखना होगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, लाभ के लिए हम प्लस का यूज करेंगे और हानि के लिए हम माइनस का यूज करेंगे। तो देखिए x बराबर यहाँ पर 10% है, देखिए x बराबर यहाँ पर कितना है, 10% है, और y बराबर यहाँ पर है माइनस 10%, क्योंकि हानि हो रही है। ठीक है, तो चलिए रखते जाते हैं 10% माइनस, क्योंकि y बराबर माइनस 10 है तो 10, फिर यहाँ पर प्लस है, तो ये हो जाएगा 10 गुणा y का मान कितना है, माइनस 10 बटा 100 हो जाएगा। तो 10 माइनस 10 कट गया, और ये हो जाएगा 10 दहम 100 बटा 100, लेकिन यहाँ पर ऋण में है, 100 और 100 कटा, तो ये हो जाएगा माइनस 1%। इसका मतलब माइनस 1%, तो हमको 1% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 10% का लाभ और 10% की हानि होने पर कुल मिलाकर 1% की हानि होगी। तो अभिकथन भी यहाँ पर सत्य है और कारण भी यहाँ पर पूर्णतः सत्य है, और साथ ही साथ हमने इस कारण के सूत्र का प्रयोग अपने अभिकथन को सिद्ध करने के लिए किया है। तो दोस्तों हमारा कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या होगी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज के आधार और लंब 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया गया है। क्या, एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर बोल दिया गया है अगर आधार दिया है 6 सेंटीमीटर और लंब दिया है 8 सेंटीमीटर, तो कर्ण का मान आपको निकालना है। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम सीधा से होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसमें आपको मान रखना है और कर्ण का मान आपको निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स पर आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रैक्टिस सेट है ना, तो मैंने इजी प्रश्न भी यहाँ पर रखे हुए हैं, क्योंकि किसी किसी का बेस क्लियर नहीं है। वर्ग 3 में बायो वाले भी दिलाएंगे यहाँ पर, तो उनका मैथ्स से नाता 10वीं के बाद से छूट गया होता है ना, इसलिए मैंने इस प्रकार से चीजें आपको प्रैक्टिस सेट में डाल रखी है ताकि सभी को लाभ मिले, है। और फिर से मैं बोलता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार मैं आपके लिए इतना मेहनत तो करूँ कि PDF बनाऊँ, उसके बाद रिकॉर्ड करूँ, अपलोड करूँ। बहुत टाइम लगता है यार अगर आप यूट्यूब चलाएं तो। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, फ्री क्लासेस में चलाता हूँ। आपको क्या लगता है लाखों कमा ले रहा हूँ मैं? नहीं ना, ये बस मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो कमा पाऊँ मैं लोगों के, या कुछ तो हेल्प कर पाऊँ मैं। ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंग संस्था जो है, संस्था का नाम तो लेती हैं लेकिन इस प्रकार के कंटेंट पे वर्क नहीं करते हैं। नो डाउट वो लोग अपना मेहनत करते हैं, लेकिन वही है कि यहाँ पर पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फ्री में इसको प्रोवाइड करूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 17 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आकृति दी गई है और यहाँ पर उसकी विशेषता दी गई है। ठीक है, तो देखिए एक है घनाभ, बेलन,
वर्ग और वृत्त, यहाँ पर क्वालिटी इसकी दी गई है। तो सबसे पहले अगर मैं घनाभ की बात करूं तो घनाभ की खास बात यह होती है कि इसमें 6 आयताकार फलक होते हैं और साथ ही साथ ये 3D आकृति है। कैसी आकृति है? 3D। तो कहाँ पर है भाई 3D? सीधा याद रखिए 3D है और 6 आयताकार फलक है, तो ये हो जाएगा क्यूब। वहीं बेलन की मैं बात करूं तो इस प्रकार से आप बेलन देख सकते हैं। घनाभ आपको जानना है तो आप ईंट देखे होंगे, ईंट, ठीक है जी, उसके 6 सतह होते हैं ना, वैसे आप इमेजिन कीजिए 3D होती है। और वहीं ये बेलन हो गया, बेलन, तो ये आकृति क्या होती है? ये भी 3D होती है, 3D में तीनों दिशाओं से देख सकते हैं, ठीक है। और इसकी खास बात ये होती है कि इसके 2 वृत्ताकार, देखिए ये सर्कल और ये सर्कल, तो इसके 2 वृत्ताकार आधार होते हैं, तो बेलन का हो जाएगा। वर्ग देखें तो वर्ग की क्या खास बात होती है कि इसके चारों भुजाएं समान होती है, साथ ही साथ ये क्या होती है? 2D आकृति होती है, द्विविमीय होती है, तो ये हो जाएगा तीसरा का पी। साथ ही साथ अब वृत्त में आते हैं। वृत्त में क्या होता है? केंद्र से समान दूरी वाले बिंदुओं का पथ। देखिए जैसे ये केंद्र है, अब यहां से समान दूरी पे ये बिंदु है, 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 ये बिंदु। तो इनका जो पथ बना, ये जो रास्ता बना ना, यही क्या है? वृत्त है। तो सीधा वृत्त की परिभाषा हो जाएगी चौथा का। तो आप मिला करके इसका आंसर मुझे बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए अब आते हैं गुणोत्तर श्रेणी में, ठीक है। समांतर श्रेणी के प्रश्न तो मैंने किए ही है, अब गुणोत्तर श्रेणी में आते हैं। बेसिक से चालू करते हैं ना। देखिए गुणोत्तर श्रेणी दिया है 2, 4, 8, 16, तो 10वां पद क्या होगा? जो गुणोत्तर रूप में बढ़ते जा रहे हैं। तो जीपी अगर आपको निकालना है तो सीधा आपका सूत्र आपको याद रखना है क्या? तो a इंटू आर एन माइनस 1, सीधा। जहां पर a होता है प्रथम पद, पहला होता है वो, r होता है सर्वानुपात, सर्वानुपात, सर्वानुपात मतलब सेकेंड पद अपॉन फर्स्ट पद, ठीक है। और n, n यहां पर क्या है? पद, जो पद आपको निकाल, बस यहां पर आपको मान रखना था। तो यहां पर देखिए इस श्रेणी में a बराबर क्या है? a बराबर 2 है, जो प्रथम पद है, ठीक है। a बराबर यहाँ पर 2 है। अब r निकालना है तो r मतलब सर्वानुपात मतलब द्वितीय पद बटा प्रथम पद। तो द्वितीय पद है यहाँ पर 4, प्रथम पद है यहाँ पर 2, हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो r बराबर 2 आ गया। n बराबर यहाँ पर कितना है? कौन सा पद निकालना है? 10, सीधा 10। बस आपको यहाँ पर अब सूत्र में मान रखना है a r n माइनस 1। a बराबर 2 है तो 2 मैंने रखा, गुणित r का मान कितना है? 2, n का मान है 10 ऋण 1, तो ये हो जाएगा 2 गुणित 2 का घात 9, तो ये हो जाएगा, देखिए आधार समान है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा 2 का घात, आधार समान है तो घातांक जुड़ जाएंगे 9 और 1, तो 2 का घात 10 का मान होता है सीधा 1024, ही आपको याद रखना है, सीधा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगर ये 1024 आपको याद नहीं है कि 2 नहीं है तो 2 को 10 बार आप गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये गुणोत्तर श्रेणी से प्रश्न हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुपात और समान अनुपात के नियमों का परीक्षण से प्रश्न, ठीक है। चलिए दिया है कथन एक दिया है a अनुपात b और c अनुपात d है बराबर है, तो होता है a इंटू डी बराबर b इंटू सी। ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है। तो a अनुपात b को मैं क्या लिख सकता हूँ? a बटा b, और ठीक बराबर है c अनुपात d को मैं क्या लिख सकता हूँ? c बटा d। तो देखिए तिर्यक गुणा अगर मैं करूंगा तो a का गुणा d से होगा, b का गुणा c से होगा, तो ये हो जाएगा a गुणा d बराबर हो जाएगा b गुणा c। तो देखिए यही तो बोला गया है। तो कथन एक तो पूर्णतः सत्य है। कथन 2 में चलते हैं। x, y और z का सतत अनुपात y स्क्वायर बराबर x z के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखिए सतत अनुपात बराबर क्या होता है? x अनुपात y बराबर हो जाएगा y अनुपात z, ये होगा उसका सतत अनुपात। तो इसको लिख सकते हैं क्या? x बटा y बराबर y बटा z। देखिए तिर्यक गुणा कीजिए तो x का गुणा z से, y का गुणा y से, तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर बराबर x इंटू z। यही तो हमको निकालना था। तो दोस्तों ये कथन भी पूर्णतः सत्य है, तो कथन 1 और 2 दोनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, घातांक के नियमों के संदर्भ में कौन से कथन सही है, ये आपको बताना है। तो देखिए पहला दिया है किसी भी संख्या की घात शून्य होने पर मान सदैव 1 होता है।
तो देखिए दोस्तों, आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए 2 का घात शून्य ले लीजिए, आप ले लीजिए 22 का घात शून्य ले लीजिए, आप ले लीजिए 222 का घात शून्य ले लीजिए, आप ले लीजिए 1000 का घात शून्य ले लीजिए। किसी भी संख्या का अगर आप घात शून्य रखते हैं ना, सबका मान कितना होता है? 1 होता है। सबका मान होता है 1, सबका मान होता है 1, सबका मान होता है 1। ठीक है, x का मान 0 का मान भी क्या होगा? लेकिन शून्य को छोड़कर यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, यदि आप शून्य का घात शून्य करते हैं तो ये 1 नहीं होता। ठीक है, ये पूर्णतः सत्य है। अब आते हैं, दूसरा है a का घात m, उसका घात n है, तो ये होता है a का घात m प्लस n। तो ये पूर्णतः सत्य है, गलत? असत्य है। देखिए a का पावर m है और उसका पावर n है ना, तो घात के ऊपर घात होती है ना, तो ये घातांक क्या हो जाते हैं? गुणा हो जाते हैं, ना कि जुड़ते हैं। जुड़ते कब हैं? जब आधार समान हो, मतलब a का पावर m गुणित a का पावर n है ना, तब जो घाता आधार है वो क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, m प्लस n। ये पूर्णतः गलत होगा। अब यहाँ पर a का पावर m बटा a का पावर n है, तो a का पावर m माइनस n होता है, तो ये पूर्णतः सत्य है। तो दोस्तों, अगर आपका पावर a का पावर m है और a का पावर n है, तो आधार समान है, तो घातांक भाग में है, तो क्या हो जाएगा? घातांक घट जाएंगे, a का पावर m माइनस। ये पूर्णतः सत्य है। तो 1 और 3 करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए, मैंने बेसिक क्वेश्चंस और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला बनाने की कोशिश की है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट 1 था, तो ये मत सोचिए कि आप इसी लेवल के प्रश्न हम आगे भी करने वाले। धीरे धीरे प्रश्नों का स्तर इतना हाई होगा ना कि टफ से टफ क्वेश्चन भी आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपका बनना चाहिए। तो ये अगर आपको कंटिन्यू चाहिए तो यार आपको क्या करना होगा? एक फीस आपको देनी होगी, ये फीस होगी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की, और कमेंट में लिखना होगा शानदार अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो दोस्तों, आज के मेरी वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।